नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज़ में। मैं हूं मनीषा और सबसे पहले सोना देखेंगे। यहाँ पर हमने इंपोर्ट्स कम आता हुआ देखा है, तो उससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी यहाँ पर एक राहत देखने को मिली है। यहाँ पर करेंगे इसके ऊपर चर्चा। साथ ही साथ कमोडिटीज़ पर CTT के ऊपर फिर से कॉन्वर्सेशंस हैं। लगातार इंडस्ट्री यहाँ पर CTT कम या वेव ऑफ करने की बात करती रही है, लेकिन ऐसी भी कुछ खबरें सुनने को मिली है कि शायद CTT यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। कमोडिटी प्राइसेस में ज़ोरदार तेज़ी है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, लेकिन क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ GJC के पास चेयरमैन संयम मेहरा हैं, धन के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता, केरिया राइस ब्रीड के डायरेक्टर अजय केरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। संयम, सबसे पहले सोने पर और प्राइसेस पर अब आपको यहाँ पर क्या सेंस नजर आती है, और जिस तरह से हमने ट्रेड नंबर्स आते हुए देखे हैं, क्या एनालिसिस है? देखिए, जो सोना है हमने देखा कि कंटिन्यूअसली राइज अप हो रहा है। यूएस की टेंशंस, वेनेजुएला के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई, अभी ग्रीनलैंड और क्यूबा के अंदर भी जिस तरीके से ट्रम्प ने अपने स्पीच दी है, उस वजह से लग रहा है कि सोना कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 4570 आया, $4611 आए, 143 191 भी जो गोल्ड आया था, 146 152 999 विद GST मार्केट के अंदर उपलब्ध है। गोल्ड की सेल स्टेबल है तो मार्केट के अंदर अभी भी, लेकिन फिर भी हमको दिख रहा है कि वैल्यू वाइज ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम वाइज हम देखने जाएंगे तो घट रही है जो सेल्स हैं मार्केट के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि जैसे ये गोल्ड है, ये साल के अंदर भी 15 to 20% गोल्ड बढ़ सकता है। और लास्ट ईयर जो था, थोड़े से इंपोर्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ा था गोल्ड रेट के राइज के होने की वजह से, जो ये साल के अंदर भी उसके वजह से इफेक्ट पड़ेगा। 15 to 20% इंक्रीज इन प्राइस की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं। वॉल्यूम में गिरावट है, लेकिन वैल्यू ऑफ कोर्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। इंडियन मार्केट्स में संयम किस तरह का सिनेरियो है? लोग खरीद रहे हैं, ओल्ड गोल्ड लेकर आ रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं? देखिए, मुझे देखा हमने, जैसे भी आने वाले कुछ टाइम पहले एग्जीबिशन भी हुई थी, उसके अंदर B2B मार्केट्स के अंदर रिटेलरों ने अपना ज्वेलरी स्टॉक्स भरे। दिवाली के बाद 2.5 महीने का इतना बढ़िया सीजन नहीं था। 40 to 50% ज्वेलरी की सेल्स डाउन थी। बुलियन की सेल्स फिर भी कुछ पैरामीटर से 5 to 7% अप रही इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट के हिसाब से। तो मुझे लगता है ये साल भी जो एंड स्टोर्स के अंदर, रिटेल एंड के अंदर थोड़ी सी सेल्स के ऊपर प्रेशर रहेगा। सिल्वर की सेल्स गोल्ड की सेल से बेटर रहेगी। और मुझे लगता है लाइट वेट ज्वेलरी जो है, जो 40 ग्राम्स के नीचे के सेट्स हुए हैं, लाइट वेट इयरिंग्स और वो माध्यम से सब होंगे। कस्टमर्स ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी के ऊपर हिट होगा। आगे जाके किस तरह के इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि जैसे आपने कहा ज्वेलरी ना सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। क्या इन लेवल्स पर भी इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है? नहीं, बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि आज कोई भी आदमी करेंसी या बैंक के अंदर फंड नहीं रखना चाहता है। वो समझ रहा है कि गोल्ड के अंदर जैसे पिछले साल अच्छे 60% के ऊपर के रिटर्न आए, वैसे ही एक्सपेक्टेशंस, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ 20% के, तो भी FD से बेटर हैं और कोई नो ब्रेनर है गोल्ड। मुझे लगता है अभी भी गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स के लिए अच्छी डिमांड रहेगी पूरे इंडिया के अंदर। और जितने भी स्टोर्स हैं, पहले एक टाइम था जो ज्वेलरी की, चाहे वो सेट्स हो, रिंग्स हो, बैंगल्स हो, या छोटे प्रोडक्ट्स के लिए एक रखते थे शोकेस, लेकिन अभी सभी स्टोर्स ने, रिटेल स्टोर्स ने बुलियन के लिए भी अपना शेल्फ या शोकेस अपने दुकान के अंदर रखने चालू कर दिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है जो आती है, जो आने वाले टाइम के अंदर जब घर के अंदर जरूरत पड़ती है तब वो ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। राइट। तो ज्वेलरी, लेकिन ज्वेलर्स ने यहाँ पर बुलियन की भी एक शेल्फ बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है। संयम, बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी एज एन इंडस्ट्री? कि एज एन इंडस्ट्री, देखिए हर साल हमेशा तो मैं यही कहता हूँ जब GJC की तरफ से कि नो न्यूज इज अ गुड न्यूज फॉर द जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। हमने तो मांग किया है कि जो कस्टम ड्यूटी उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने घटाई थी, हम चाहते हैं कि 2% और इसे लॉजिकली कम किया जाए। क्योंकि आज अगर इंडिया के अंदर जब गोल्ड आता है, जब भी आज भी हम देखते हैं कि कुछ एयरपोर्ट्स पे या कहीं पे भी कोई ना कोई तरीके से इंटरनेशनली लोग गोल्ड बाय करके आते हैं, तो मुझे लगता है कि कस्टम ड्यूटी पे थोड़ा सा रिबेट मिलना चाहिए। और कैपिटल टैक्स, जो आज भी जितने ज्वेलर्स हैं उन्हें गोल्ड के रेट जो बढ़ रहे हैं, उस वजह से कैपिटल गेन टैक्स आता है। और काफी 61% अगर गोल्ड या कुछ अमाउंट से बढ़ा है, तो उस माध्यम से जो टैक्सेस भरने को आ रहे हैं वो खुद का सोना बेच के करने को आ रहे हैं। तो ये दो मेजर डिमांड्स है हमारी, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमने लिख के भेजा है। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स कस्टम ड्यूटी को लेके आने चाहिए ये साल। ऑल राइट। क्या कस्टम ड्यूटी, कैपिटल टैक्स पे तो आपने बात की ही की, साथ में डायमंड्स में आपको लगता है कुछ निकल के आएगा?
डायमंड के लिए लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए भी कुछ हो सकता है, लेकिन डायमंड्स के लिए मुझे अभी तक मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मिनिस्ट्री कुछ करेगी। दे हैव बीन वेरी पॉजिटिव इन द पास्ट फॉर डायमंड ज्वेलरी ऑल्सो, एंड लैब ग्रोन के अंदर भी उन्होंने काफी तरीके से लास्ट ईयर भी और उसके पहले वाले ईयर के अंदर भी रियायत दी है, चाहे वो उसके अंदर इम्पोर्ट्स के अंदर हो, चाहे उसके अंदर जो सीड्स आते हैं उसके अंदर हो। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर जैसे अभी इंपोर्ट के अंदर यूएस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो सीप्स के अंदर से हम किस तरीके से माल इंडिया के अंदर बेच सकते हैं, किस तरीके से और बेनिफिट किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ देखना देखना रहेगा। क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स के वजह से काफी फैक्ट्रीज जो सूरत के अंदर है और मुंबई के अंदर है उसके ऊपर काफी इफेक्ट आया है। देखने जैसा है कि उसके अंदर क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री रिबेट देती है। फेयर पॉइंट दैट ऑफ कोर्स टैरिफ्स की वजह से ये पिछला एक साल बहुत बेहतरीन नहीं गया डायमंड एज अ वर्किंग क्लास के लिए, तो सरकार यहाँ पर क्या रियायतें लेके आती है वो देखना होगा। संयम एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, सोने के प्राइसेस, डिमांड और ऑफ कोर्स बजट एक्सपेक्टेशंस पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब धन के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया हमारे साथ हैं। हम दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय, प्राइस सेंस आपको कैसी नजर आती है, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन ऑल टाइम हाइस पिछले 24 घंटों में बनते हुए नजर आए हैं, उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली। नमस्कार। देखिए मुझे लगता है कि जो मैं बार बार कहता हूँ, कमोडिटी की सुपर साइकिल एक के बाद एक कमोडिटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। लास्ट ईयर बुलियन का अगले साल मुझे लगता है 20% एग्री कमोडिटी है। हालांकि जिस तरह से रिटर्न्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बुलियन है 20-25% मैक्सिमम है, बट उसको सबको बीट करते हुए 80% के ऊपर गोल्ड को बढ़ते हुए देखा, चांदी 200% बढ़ते हुए देखा। तो चांसेस कैरेक्टर्स के, अभी जो फोकस है वो मुझे लगता है इंडस्ट्रियल मेटल की तरफ है। हालांकि जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल में नए नए डेवलपमेंट हमने पिछले 12-15 दिनों में देखा, चाहे यूएस वेनेजुला देखा, चाहे यूएस ईरान, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी उम्मीद है कि ये वीक और ऐसे इवेंट्स होते हुए दिखाई देंगे जिसकी वजह से गोल्ड अभी 4600 का लेवल होल्ड कर रहा है। बट सबसे चिंता जो है वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट डिमांड में जो रिटर्न बनने चाहिए थे, सभी एसेट क्लास को बीट करके गोल्ड सिल्वर ने वो प्रूव करके दिखाया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबका सही रहा है। बट करंट टाइम से मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस है, बिकॉज कल हमने देखा जो ईरान को लेकर जो न्यूज थी वो काफी मिक्स मैच थी। एक तरफ हम देखते हमला हो सकता है, एक तरफ वापस एयर बेस से वो ऊपर कर गए। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, अगले 2-3 दिनों में ज्यादा क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई देगी। बट यस, 2026 भी जो रहेगा वो कमोडिटी का साल ही रहने वाला है। जिस दिन से हम देख रहे हैं नए इवेंट, चाहे सप्लाई कंसर्न से बेस मेटल के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड है, ये कंटिन्यू मेंटेन करेंगे। ऑलराइट, अब मेटल्स में आप किसको अपना टॉपिक यहाँ पर मांगेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स टिन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लिक्विडिटी इवन एलएमई मार्केट्स में यहाँ पर कम है, तो अगर एक टॉपिक यहाँ पर पकड़नी हो कमोडिटीज में, मेटल्स में, तो क्या है? देखिए कमोडिटी में तो मुझे लगता है इंडस्ट्री मेटल में सभी कमोडिटी चली, बट फिर भी जैसे लेड है, लेड में वी नो वी हैव वेरी गुड स्टॉक, तो कोई मेजर मूवमेंट नहीं है। तीन में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। निकल में हमें ऑलरेडी जो वॉल्टिटी स्ट्रिंग देखी गई है, बट मुझे लगता है जो टॉप पिक रहेगा वो अभी भी कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक। कॉपर में हमने देखा सप्लाई कंसर्न्स कंटिन्यू बने हुए भी है। इनफैक्ट चाइना की जो सबसे बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आई थिंक लॉन्गी, उन्होंने अपडेट दिया भी था कि वी आर लुकिंग अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सिल्वर फॉर कॉपर। तो आई एम मोर बुलिश ऑन कॉपर। स्टिल वी हैव गॉट अराउंड 60%, अगर हम लास्ट ईयर से अभी तक देखिए एक अच्छा गेन मिला हुआ है। मे बी सब टेम्पररी करेक्शन या थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आ जाए, क्योंकि चाइनीज लूना भी सामने है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग स्टिल यहाँ से 25-30% कहीं पे भी नहीं है। ऊपर में वी कैन सी 1500 ऑन डोमेस्टिक मार्केट। एलएमई पे भी आराम से 15-15,500 का लेवल दीजिएगा। वहीं हम एल्यूमिनियम इज द नेक्स्ट मेटल जो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। हमारे पास सप्लाई भी अच्छी है, प्राइजेस 3000 के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी 20-25% का गेन है। तो रैंकिंग वाइज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये तीनों कमोडिटी में मुझे लगता है कि आने वाले 3-4-6 महीने काफी स्ट्रांग रहेंगे। बट ध्यान रखिए फैब में जो लूनर ईयर है, छुट्टी की वजह से थोड़ा करेक्शन देख पाएंगे। ऑलराइट, ये तो कमोडिटीज की बात हुई। हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता भी हैं। जय, बजट राउंड द कॉर्नर है और सीटीटी को लेकर क्या सेंस है, किस तरह की रिप्रेजेंटेशंस है? जी गुड मॉर्निंग मनीषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई थोड़ा वॉइस और क्लैरिटी रह सकता है। मनीषा देखिए, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है सीटीटी को रैशनलाइज करने का, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं आजकल जिससे पीआई फॉरेन पार्टिसिपेशन है, लोग कॉर्पोरेट हेजिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो इंडिया बहुत ही एक अनअट्रैक्टिव मार्केट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कंपैरेटिवली बाकी सारे मेजर मार्केट से ज्यादा है।
तो अगर सीटीटी पे यहाँ कोई रियायत अगर मिलती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव होगा। जो जो जेन्युइन हेजिंग है जो आउटसाइड इंडिया आज के दिन में हो रहा है, उसे यहाँ वापस लाया जा सकता है। तो एक ही प्राइमरी डिमांड है कि हमें सीटीटी को रैशनलाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा बाकी छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे एग्री कमोडिटी में अगर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, तो ये जो फ्रीक्वेंट बैनिंग ऑफ कमोडिटीज है, इसे भी एक रीलुक देना चाहिए। तो ये उम्मीदें हैं, देखते हैं इस बार बजट में क्या निकल के आता है। तो सीटीटी ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है। अजय, आप कैसे देखते हैं मार्केट्स को? आपको भी लगता है सीटीटी रैशनलाइज होगा? मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल कैपिटल रेडी है डोर के ऊपर कमोडिटी के। जस्ट एक बजट एक ऐसा बिग डोर है, अगर ये ओपन अप होता है तो आई थिंक जिस ढंग से फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है कमोडिटीज का, इससे पहले कमोडिटी को कभी भी हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते ही नहीं थे, बट जिस ढंग से पिछले 2 साल में ईटीएफ्स के अंदर पैसा आया, लोगों को ये समझ में आ गया है कमोडिटी भी एक प्रोडक्ट के तौर पे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे लग सकते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल जैन ने जिस दिन से बताया कि सीटीटी बहुत ज्यादा ठीक है, वैल्यू वाइज भी हम सोना चांदी बाकी कमोडिटी देख रहे हैं। मुझे लगता है जैसे सैयद जी ने भी कहा कि कोई खराब नहीं है तो बहुत अच्छी चीज है, तो इससे ज्यादा खराब जो हमने पिछले 5-10 साल में देखा है वो तो नहीं आ सकता। बट पहला यस, सीटीटी की कॉस्ट कम होगा तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सेकंड, मुझे लगता है जो बेनिफिट ऑफ एग्री कमोडिटी अगर ये आता है तो 2026 इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर कमोडिटी, वो है एग्री कमोडिटी। साथ में पार्टिसिपेशन, जैसे आप देखें कि फैमिली ऑफिसर्स आना चाहते हैं या साथ में वेयर हाउसिंग में बाकी मार्केट में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स सिटी हो जाता है और पार्टिसिपेशन इंप्रूव करने के लिए बजट एक अच्छा डोर कर लेता है, जहाँ पे मुझे लगता है पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स बजट से यहाँ पर अच्छी खासी उम्मीदें यहाँ पर भी हैं, चाहे वो हेजिंग मैकेनिज्म को लेकर हो या फिर सीटीटी या कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पर काफ़ी कुछ है जो कमोडिटी एज एन एसेट क्लास भी यहाँ पर वॉच आउट करेगा। बहुत शुक्रिया जय एंड अजय हमारे साथ समय निकालने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, स्वागत है आपका। बॉन्ड स्ट्रीट में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं निशांत कुमार, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हेड ऑफ एशिया इन्वेस्टमेंट्स के गैरेंको एंड हेड ऑफ कवरेज एशिया PIDG से। निशांत, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और आप काफ़ी समय से काम करते हैं इस क्षेत्र में और आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी काम करते हैं। क्या बताएंगे हमें, कैसी रही आपकी जर्नी? जी, जर्नी बहुत ही सुखद रही, मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि लोग जब हमारी स्थापना हुई थी 2006 में, सो हमें ये बोला गया था कि हमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना है इन कंट्रीज़ जो लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में। और मैं ये बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज तक हमने करीब 1.8 बिलियन डॉलर्स की गारंटी लिखी है, जो ऑलमोस्ट 7 बिलियन डॉलर्स इन प्राइवेट सेक्टर डेट मोबिलाइजेशन जिसने किया है। एंड या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में यहाँ पर काम करते हैं और ये आप मुझे पहले बता रहे थे थोड़ा सा बोरिंग एज अ सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब यहाँ पर निवेश की बात आती है, इन्वेस्टमेंट इंडिया की बात आती है, कैसे एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप? जी, इंटरेस्टिंग इस सेंस में बनाते हैं कि हम उसका रिस्क कम करते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसकी एक रिस्क होती है। वो रिस्क हम विथ आवर क्रेडिट गारंटी वो हम ये करते हैं, उसका रिस्क कम करते हैं, सो दैट वो बोरोवर को जो फाइनेंसिंग वो चाहता है, जिस रेट पे चाहता है, जिस टेनर के लिए चाहता है, वो फाइनेंसिंग उसे मिल सके। एंड साथ ही साथ जो इन्वेस्टर हो या लेंडर हो, उसकी भी रिस्क कम हो। एंड वो इन्वेस्टर या वो लेंडर या वो बैंक, वो भी अपना फाइनेंसिंग 10, 15, 20 साल के लिए अगर दे सकता है, तो हमारे गारंटी के बदौलत वो दे सकता है। तो इंटरेस्टिंग उन दोनों के लिए बनाते हैं। निशांत, आप एशिया हेड करते हैं यहाँ पर, कौन सी कंट्रीज आप ओवरसी करते हैं? और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो किस तरह का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन यहाँ के लिए है? देखिए, इंडिया, मैं सिंगापुर में जब आज के समय में मैं सिंगापुर में जब भी कोई भी फाइनेंस प्रोफेशनल से बात करता हूँ, हर तीसरा बंदा मेरे को बोलता है इंडिया के बारे में कि भाई इंडिया में आप क्या कर रहे हो, और मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके बारे में जानने में, और मैं आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। इंडिया एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। एक मैं प्योरली बिजनेस सेंस में बोल रहा हूँ, इवन दो मैं भारतीय नागरिक हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं। और हम, मेरे हिसाब से
वी नीड मोर गारंटर्स, हमारे जैसे मोर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बट रिटेल निवेशक भी पार्टिसिपेट कर सकें. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. एंड अगर मैं इसे कंपेयर करूं एशिया के बाकी कंट्रीज से, सो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन साथ ही में देयर आर सम इनएफिशिएंसीज. कुछ इनएफिशिएंसीज हैं जो कि मैं कोशिश करता हूं कि हमारे प्रोडक्ट से, हमारे क्रेडिट स्ट्रक्चर से हम उस रिस्क को एडजस्ट कर सकें एंड देन वी आर एबल टू अचीव व्हाट वी वांट टू. जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर, क्लाइमेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडियन मार्केट्स के लिहाज से स्पेसिफिकली आप कहाँ पर ज़्यादा निवेश और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आता हुआ देखते हैं? जी, क्लाइमेट सेक्टर में वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है नेट ज़ीरो 2070. तो क्लाइमेट के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा फोकस है. उसके अलावा क्या हेल्पिंग डेवलप लोकल डेट कैपिटल मार्केट, जितने से ज़्यादा निवेशक इन्वेस्ट कर सकें. एंड तीसरा जेंडर और फाइनेंशियल इंक्लूशन, ये हमारा फोकस एरिया है इंडिया में. जो आपने जैसे अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, आप यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते करते यहाँ पर ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करने लगे हैं. ये कैसे प्रोग्रेशन देखते हुए बनता है? ये नेचुरल प्रोग्रेशन है. इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की अपनी रिस्क होती है, लेकिन जब आप ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स को आप एसेस करते हैं तो आप रिस्क को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन उस तरीके से उन प्रोजेक्ट्स की अपनी कैश फ्लो होती है, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और इस तरीके से हम जब डी रिस्किंग में मदद करते हैं प्रोजेक्ट्स की और ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स की, एंड देन हम फाइनेंसिंग भी ज़्यादा रेज कर सकते हैं एट अ मच मोर अफोर्डेबल प्राइस. अगर इंडिया में ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो आपने मुझे पहले बताया कि 10 से 12 ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हो चुकी हैं. किस तरह का आपका यहाँ पर अनुभव रहा और आपको क्या लगता है क्या बेहतर और किया जा सकता है? जी, अनुभव तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा. हाँ, कुछ कठिनाइयाँ और अड़चन आई थी हमें, इसीलिए 2010 से 14-15 हम इंडिया में नहीं थे. बट थैंकफुली इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काफ़ी सुधार आया है. बैंक्रप्सी कोड, ये एक बहुत बड़ी सुधार है, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस लाइक आवर सेल्फ एंड अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स. उनको कॉन्फिडेंस आता है कि इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है. सो उसके बाद कोविड के बाद हमने काफ़ी ट्रांजैक्शंस की हैं. इनफैक्ट पिछले साल हमने इंडिया में सबसे ज़्यादा 4 ट्रांजैक्शन किए हैं ऑफ ऑल कंट्रीज़ इन एशिया. तो ये हमारे इंडिया को लेकर कमिटमेंट दर्शाता है. और आने वाले समय में हमने करीब $300 मिलियन का इन्वेस्ट गारंटी के हमने वी हैव प्रॉमिस दैट, एंड सो दैट जो कि अराउंड $600 मिलियन के डेट मोबिलाइजेशन करेगा, जो आपको दर्शाता है हमारा कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस मार्केट. क्लियरली 2026 की अगर अब यहाँ पर बात की जाए तो हमने पिछले 2 साल यहाँ पर डेट मार्केट के लिए अच्छे आते हुए देखे इन सेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड मनीज. 2026 आप इंडिया को कैसे देखेंगे? इंडिया का फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास जो है वहाँ पर किस तरह की बढ़त बनती हुई नजर आएगी और आपका इंडिया को लेकर क्या विजन है? जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इंडिया में हमारा टारगेट रहेगा जो हम आने वाले 2-3 सालों में 300 मिलियन की गारंटी अंडर राइट करें. और जो हम प्राइमरीली फोकस करेंगे मूलतया कंपनीज जो मिड मार्केट कंपनीज हैं और जो छोटी कंपनीज हैं, क्योंकि इंडियन फिक्स्ड इनकम मार्केट जो करीब 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर AAA रेटेड लार्ज कॉरपोरेट से डोमिनेटेड है. तो हमारा टारगेट रहेगा मिड मार्केट एंड छोटे कंपनी टू हेल्प देम गो टू नेक्स्ट लेवल, जो कि हम जिसमें हम काफ़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं. देयर आर सो मेनी कंपनीज जो दे आर स्ट्रगलिंग टू रेज 15-20 साल का फाइनेंसिंग एट एन अफोर्डेबल प्राइस, विच इज़ वॉट वी आर सीइंग द अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ देम. ऑलराइट, तो 2026 में ये एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर. निशांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर CNBC आवाज़ पर बॉन्ड स्ट्रीट में जुड़ने के लिए. धन्यवाद, थैंक यू. शुक्रिया. CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.